नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि एक ऐसी युक्ति होती है जो वोल्टता को कम या अधिक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वोल्टता को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है। तो सर ट्रांसफॉर्मर को अपन यहाँ पे विभाजित कर सकते हैं क्या? दो भागों में बिल्कुल कर सकते हैं। दो भाग होंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के, एक होगा हमारा ऊंचाई और एक होगा अपचाई। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूं कि ट्रांसफॉर्मर का परिभाषा क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से वोल्टेज को, अब सर वोल्टेज क्या होता है आप सब पढ़ चुके हैं, वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सके, वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सके उसको अपन क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ठीक है। एक इसका सिद्धांत भी होता है बेटा कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले कि इसका सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत होता है ये चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पे करती है? चुंबकीय अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपका परिभाषा हो गई कि ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सके, और दूसरा सिद्धांत हो गया कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद वोल्टता के आधार पर प्रकार, किसके? ट्रांसफॉर्मर के। दो प्रकार होते हैं भाई। पहला होता है आपका ऊंचाई, तो ऊंचाई को अपन ऐसे मान सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा अपचाई। ठीक है। और ये वाला ऊंचाई अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक तो आपका ये ऊंचाई होता है, दूसरा आपको क्या होता है? अपचाई होता है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेप अप, और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। सर ये ऊंचाई और अपचाई में क्या फर्क है वो देख लेते हैं हम। ध्यान रखना, ये हमारा मान लीजिए कोई ट्रांसफॉर्मर का हमने एक प्रतीकात्मक डायग्राम है ये बना लिया। अब इसका मतलब है कि ये हमारी प्राइमरी कुंडली हो गई। इस प्राइमरी कुंडली में अगर फेरों की संख्या कम है, और सेकेंडरी कुंडली इसको बोलते हैं द्वितीयक परिपथ, इसमें ट्रांसफॉर्मर की जो कुंडलियां हैं वो ज़्यादा हैं, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? आपका ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होगा। तो इनको बोलेंगे NS, इनको बोल देंगे NP। यानी यहाँ पे जो आपका NP है वो तो कम होना चाहिए और NS क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति होगी तो अपन उसको क्या बोल देंगे? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। इनको बोलते हैं फेरे। फेरे क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई वायर लिया और उसको कुंडली के चारों तरफ ऐसे लपेट दिया, उसको बोलते हैं फेरे। अगर प्राथमिक कुंडली, इसको प्राथमिक इसलिए कि प्राइमरी सेक्शन की तरफ है, यानी यहाँ से इनपुट दिया जाएगा, निवेश किया जाएगा, और यहाँ से आपको निर्गत मिलेगा। तो निवेशी में जो टर्न्स है, निवेशी में जो फेरे हैं वो तो कम हो जाएंगे, और इसमें अगर फेरों को अधिक रख दें तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर होगा वो कौन सा होगा? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है। इसी से परिभाषा बना सकते हो कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम हो और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो, तो हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। वोल्टेज को बढ़ाने वाले को बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। ठीक है। अब हमारा दूसरा है यही ट्रांसफॉर्मर। इसी तरीके से हम एक प्रतीकात्मक इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। ये बना लिया आपके सामने। अब यहाँ पे जो हमारी प्राइमरी कॉइल है इसमें टर्न्स बहुत ज़्यादा है, और सेकेंडरी कॉइल्स में क्या होंगे? कम होंगे। इसमें हम टर्न्स क्या रखेंगे? कम रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे ये वाला NP हो गए और ये आपके NS हो गए, तो यहाँ पे NP ज़्यादा होंगे और NS क्या होंगे? कम होंगे। तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर होगा ये अधिक वोल्ट को कम वोल्टता में बदल देता है, यानी अधिक वोल्टेज को किस में बदल देगा? ये कम वोल्टेज में बदल देगा। इसी को बोलते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं इसको? अपचाई ट्रांसफार्मर। आई थिंक आपको ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है। अब यहाँ पे सर ये भी होता है कि हम इन फेरों की संख्या अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं क्या? बिल्कुल भाई।
इसको अपन कैसे डिसाइड करेंगे, जब जहाँ पे आपने ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है वहाँ देख लेंगे कि हमें कितनी वोल्टता तो आ रही है, कितने कम करने हैं, तो उस हिसाब से ट्रांसफार्मर का उपयोग वहाँ पे किया जाता है। ठीक है ना। अब सब स्टेशन होते हैं तो वहाँ ट्रांसफार्मर बड़े लिए जाते हैं। हमारे कॉलोनी या फिर किसी गांव के अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो अलग लिए जाते हैं, तो वो सबके वैल्यूज अलग अलग होती है। अपने को सुबह इतना पढ़ना है कि 2 प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं वोल्टता के आधार पर, एक तो होता है आपका ऊंचाई और दूसरा होता है आपका अपचाई। ठीक है, इसके बाद हम ट्रांसफार्मर के बारे में और आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर अभी तो हमने ये वोल्टता के आधार पर देखे हैं, अब हम देखेंगे इनके प्रकार किसके आधार पर, संरचना के आधार पर। तो संरचना के आधार पर प्रकार। अब ये 2 प्रकार का होता है भाई, इसमें कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक को तो हम यहाँ पे इन्हीं में से यूज कर लेंगे, दूसरे को हम अलग से डायग्राम बना देंगे। एक होता है क्रोड, क्या होता है, क्रोड होता है आपका। क्रोड का मतलब है कि प्राथमिक और द्वितीयक जो फेरे हैं वो अलग अलग किस पर, लिंब, इसको अंग्रेजी में लिंब बोलते हैं, हिंदी में अपन कोई सिरा बोल सकते हैं, या अलग अलग हिस्से में क्या है कि इन फेरों को लपेटा जाता है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो क्रोड होता है ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के फेरों को अलग अलग लिंब को अपन ऐसे बोल सकते हैं सिरे पर लपेटा जाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। ये कौन सा होता है, क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ये क्रोड प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है इसके अंदर जो हानि होती है, यहाँ जो हानि होगी, ट्रांसफार्मर में हानि भी पड़ेंगे, वो हानि ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जब आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, मतलब फ्लक्स उत्पन्न होगा और वो फ्लक्स यहाँ से पास होगा, तो यहाँ पे फ्लक्स में लीकेज हो जाते हैं, इसलिए इसमें हानियाँ ज़्यादा होती हैं। दूसरा हमारा जो होता है वो होता है भाई आपका सेल टाइप या सेल प्रकार। ये जो सेल प्रकार होता है इसको देखते हैं ध्यान से। ये ट्रांसफार्मर इस प्रकार बनाया जाता है आपका, इस तरीके से इस ट्रांसफार्मर को बनाते हैं अपन, ये कुंडली होती है। तो अपनी प्राथमिक कुंडली को भी अपन यहीं लपेटेंगे और द्वितीयक कुंडली जो होगी उसको भी अपन इसी पे लपेटेंगे। तो यह प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली एक ही लिंब पर लपेटी जाती है भाई, एक ही सिरे पर या एक ही टांग पर लपेटी जाती है। अपन इससे कह सकते हैं कि अपन लिख सकते हैं इसमें दोनों कुंडलियां कौन कौन सी, प्राथमिक व द्वितीयक, एक ही लिंब, इसको टांग भी बोल सकते हैं भैया ना, पर लपेटी जाती हैं तो उसे क्या कहते हैं भाई, सेल प्रकार का, इसको अंग्रेजी में SHELL बोलते हैं, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर कहते हैं। ध्यान रखना इसमें हानियां बहुत कम होती हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो अपने प्राथमिक कुंडली में जो के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होकर द्वितीय कुंडली में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो एक ही जगह पर होगा, तो इधर से उधर जाएगा नहीं, तो उसमें लीकेज नहीं होंगे, तो वो एक ही जगह पर होगा, तो इसमें हानियां कम होती है। इसलिए ज़्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है, ऐसा नहीं किया नहीं जाता, बहुत कम किया जाता है। तो ये हो गए आपके संरचना के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर हो गए। ठीक है, अब हम इसकी संरचना और कार्यविधि के बारे में बात करेंगे कि इसकी संरचना क्या होगी और इसकी कार्यविधि क्या होगी। ट्रांसफार्मर के मैंने 2 प्रकार बताए, एक संरचना के आधार पर और एक वोल्टता के आधार पर। आई थिंक आपको दोनों समझ आ गए होंगे। सबसे पहले मैं इसके चित्र की बात करूं, थोड़ा चित्र बना देता हूं आपको। ये आपकी कोई कोर है, इसको कोर मान लेते हैं और इस कोर को अपन इस तरीके से शो कर देंगे। ये अपनी कोर को अपन ने इस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया, इसको शो कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें इस वाले हिस्से को अगर अपन आउटसाइड मानते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपन ने यहाँ पे इसको आउटसाइड मान लिया, ये वाले को, ये सरफेस अपनी क्या हो गई आउटसाइड।
जिसमें अपन फेरे दिखाएंगे। ये अपने फेरे हो गए, देखो ये हो गए, तो अपन ये आउटसाइड फेरे हो गए अपने, ये देखो ये अपने क्या हो गए, आउटसाइड फेरे हो गए, इनको बोलते हैं आउटसाइड फेरे। ये लो, ये अपने आउटसाइड फेरे हो गए। तो ये बहुत सारी कोर होती हैं और इनको लेमिनेट करके यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। ये बहुत सारी कोर होती हैं और क्या किया जाता है, इनको लेमिनेट कर कर यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है। इसको 3D में बनाने के लिए अगर अपन दूसरी जो होगी उसको अपन यहाँ लगा लेंगे। अपन 3D में बनाने के लिए अपन ने ये डायग्राम बना ली, तो ये सारी कोर बन गई। एक्चुअल में क्या है कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी का 3D डायग्राम बन गया, तो अपन इसको 3D डायग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका लो 3D तैयार हो गया, ठीक, इस तरीके से होंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लपेटेंगे। ये हमने इस वायर को लपेट दिया, ये तो अपना प्राथमिक कुंडली हो गई। ये तो क्या हो गई आपकी, इसको बोल देंगे प्राथमिक परिपथ। और ये वाली जो कुंडलियां हैं आपकी, इनको बोल देंगे प्राथमिक कुंडलियां, कुंडली, ठीक है। इसमें जो फेरों की संख्या होगी उसको बोलेंगे NP। यहाँ जो धारा बहेगी उसको बोलेंगे IP। यहाँ पे जो विभव लगेगा उसको बोलेंगे अपन VP। क्या बोलेंगे इस विभव को अपन, VP। अब हमारा इसमें दूसरा लिंब है, दूसरा लिंब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें भी हम इस तरीके से फेरे लपेट देते हैं। अब वो कम ज़्यादा वाला मैंने बता दिया, वो अलग हो सकता है, पर यहाँ पे मैं इसको एक तरह से ऊंचाई बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले वाली कुंडली में फेरे कम है, दूसरी वाले में ज़्यादा है। तो इन दोनों के मध्य जो आपका वोल्टेज होगा उसको बोल दिया VS। यहाँ वोल्टेज मिलेगा आपको IS, यहाँ जो फेरे मिलेंगे वो मिलेंगे आपको NS। ये कौन सी कुंडली हो गई भाई, आपकी द्वितीयक कुंडली हो गई, तो इसको बोल देंगे अपन द्वितीयक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। और ये कौन सा सर्किट हो गया आपका, द्वितीयक परिपथ हो गया, इसको बोल देंगे द्वितीयक परिपथ। ये आपका हो गया द्वितीयक परिपथ, और ये आपकी द्वितीयक परिपथ में वोल्टेज हो गई, और ये द्वितीयक करंट में आपकी करंट हो गई, और ये द्वितीयक परिपथ में आपके फेरों की संख्या हो गई, ठीक है। ये इसकी संरचना हो गई, साथ में इसके चित्र भी हमने बता दिया, चित्र से संरचना को बता दिया है। मैं वापस बता दूं संरचना के बारे में, ये क्रोड होती है बेटा, इसको बोलते हैं कोर, क्रोड बोलते हैं इसको, ठीक है, अंग्रेजी में कोर बोलते हैं इसको। ये क्रोड होती है, इसको लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट करके क्या करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर एक प्लेट है, उस प्लेट के ऊपर फिर दूसरी प्लेट को रखेंगे, लेमिनेट है सारी प्लेट, फिर तीसरी को रखेंगे, फिर चौथी को रखेंगे, तो ऐसे करके एक मोटा गुच्छा बन जाएगा इस तरीके से, और उसको अपन यहाँ पे सामने आपको दिखा रहा है। फिर उस गुच्छे की एक तरफ अपन वायर को लपेट देंगे, ये बन गया, एक वायर को अपन यहाँ लपेट बना देंगे, इधर बन गया। आप पहले वाले वोल्टेज अप्लाई करेंगे, उसमें फेरों की संख्या अधिक ज़्यादा पे हम क्या बना देंगे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर बना देंगे। आप लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ चीज़ें कई बार लोग वहाँ पे चोरी करके उनको बेचते हैं, वो बोलते हैं कि एल्युमिनियम बहुत कॉस्टली मिलता है, एक्चुअल में वो कोर बनी होती है उस टाइप की, लेकिन ये लेमिनेटेड कोर होती है ना। और ये किससे बनी होती है, नर्म लोहे से बनी होती है, जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। किससे बनी होती है, ये नर्म लोहे से बनी होती हैं। और इसके अंदर इंसुलेटिंग के लिए एक ऑयल डाला जाता है। इंसुलेटिंग के लिए क्या डालता है, ऑयल। इंसुलेटिंग का मतलब कुचालक करना, यानी जिसमें चालन नहीं हो, आवेश का चालन नहीं हो। अगर आवेश का चालन यहाँ से यहाँ हो गया तो फिर तो ये फ्यूज हो गया ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, फिर तो वोल्टेज को कम ज़्यादा कहाँ कर रहा है, ये तो वोल्टेज जो मिल रही है उसको डायरेक्ट भेज रहा है, तो उसको शॉर्ट सर्किट बोल देते हैं। उस समय ये काम नहीं करता है प्रॉपर, ठीक है। ये तो क्या हो गया इसके चित्र और संरचना। अब इसकी कार्यविधि के बारे में देखो। कार्यविधि में अपन क्या करेंगे, इसके कार्यविधि में सबसे पहले अपन यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे। इसको V को अपन यहाँ पे ना EP भी बोल सकते हो भाई, है ना, ये EP भी हो सकता है आपका, क्योंकि सर्किट खुला है तो यहाँ पे क्या बोल देंगे EP, गलत नहीं होगा, इसको EP ES बोल सकते हैं, फिर VP VS कर लेंगे अपन आगे जाके, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ पे प्राथमिक कुंडली में निवेशी संकेत दिया, तो यहाँ आप देंगे इनपुट, और यहाँ क्या फिर मिलेगा आपको आउटपुट। इनपुट को हिंदी में बोलते हैं निवेश, यहाँ अपन निवेशी वोल्ट का देंगे, और फिर यहाँ क्या मिलेगा अपने को, निर्गत वोल्ट मिलेगा। निर्गत मतलब बाहर जाने वाला, निवेश मतलब अंदर जाने वाला, ठीक है। अब वहाँ पे जैसे अपन वोल्टता अप्लाई करेंगे तो इसमें धारा बहेगी, धारा बहने के कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र। और ये चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्ट किससे लिंक करेगा, सेकेंडरी कॉइल से, और सेकेंडरी कॉइल से जब लिंक करेगा तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस होगा इसमें, और इसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल को बोलते हैं ES, जो फैराडे के दूसरे नियम से क्या बनेगा, d∅b/dt, और टर्मिनल यहाँ पे N है तो यहाँ पे हो जाएगा ये NS। देखो S के अंदर अब जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतना ज़्यादा विभव मिलेगा यहाँ पे, इसलिए तो कहते हैं कि विभव का मान बढ़ जाता है। ये कब किया, जब हमने यहाँ पे क्या आरोपित किया है,
विभव को आरोपित किया है, किसको, वीईपी को। तो इसमें से धारा बही तो इसमें क्या बना, एक विद्युत क्षेत्र बना, और वो विद्युत क्षेत्र जब इससे निकलेगा तो क्या उत्पन्न होगा, फ्लक्स उत्पन्न होगा, और उस फ्लक्स के कारण यहाँ पर एक विभव उत्पन्न होगा, यानी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उस विद्युत वाहक बल क्या होगा, वीएस। इसको अपन किससे लिखेंगे, फैराडे के नियम से। तो ये किससे लिखा है अपन ने, फैराडे के नियम से। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जैसे इसमें फ्लक्स उत्पन्न हुआ तो इसमें से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। इस विद्युत वाहक बल की वजह से इसमें एक और धारा बहेगी, और उस धारा के बहने की वजह से इसमें भी क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो अपन प्राइमरी सर्किट में भी एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसको बोलेंगे एनपी डी फाई बी अपॉन डी टी। ध्यान रखना, पर ये जो विद्युत वाहक बल होगा ना, इसको बेक ईएमएफ भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, बेक ईएमएफ। ध्यान रखना, इसको विरोधी, हिंदी में क्या बोलते हैं, विरोधी विभव। इसको विरोधी विभव इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब निवेश हमने इस पे दिया तो विद्युत वाहक बल हमें यहां उत्पन्न हुआ, लेकिन इस विद्युत वाहक बल की वजह से वापस वहां पे क्या उत्पन्न हुआ है, एक। इसलिए इसको धारा को भी कई बार आपने देखा होगा कुछ सर्किट में अंदर की तरफ शो कर देते हैं, तो अब कंफ्यूज मत होना। उसका मतलब यही होता है कि इसके कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसी विद्युत वाहक बल बोलते हैं विरोधी विभव, यानी बैक ईएमएफ। ये इसकी वजह से होता है। आई थिंक ये बात आपको समझ आ गई। बस अब कुछ नहीं, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा आपका, ईपी अपॉन ईएस। तो ईपी की वैल्यू रखो माइनस एनपी डी फाई बी अपॉन डी टी अपॉन माइनस एनएस डी फाई बी अपॉन डी टी। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। एक हमें यहाँ समीकरण मिल गई ये वाली, इसको अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या मिला हमें, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। अब मान लीजिए अगर ये परिपथ किसी लोड से जुड़ा हो तो आपका जो ईपी है वो किस में बदल जाएगा, वीपी में, और जो आपका ईएस है ये किस में बदल जाएगा, वीएस में। तो हमारा जो ये समीकरण मिलेगा वो क्या बन जाएगा हमें, वो बन जाएगा वीपी अपॉन वीएस इज इक्वल्स टू एनपी अपॉन एनएस। यानी इस परिपथ को हम इस तरीके से बदल सकते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो उत्पन्न हो गया। अब इसमें देखो, अगर अपन यहाँ पे इसमें इनपुट दे रहे हैं तो अपन यहाँ निवेश कर रहे हैं शक्ति को, और यहाँ हमें एक निर्गत शक्ति मिल रही है। तो हम इसके बारे में थोड़ी यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ पे। तो हमें क्या मिलेगा, हम जानते हैं जब एक आदर्श ट्रांसफार्मर हो, जब आदर्श ट्रांसफार्मर की परिकल्पना की गई हो तो क्या हो जाता है भाई, हमारा निवेशी शक्ति किसके बराबर हो जाएगी, निर्गत शक्ति के बराबर हो जाएगी, निर्गत शक्ति के बराबर हो जाएगी। अब निवेशी शक्ति की अगर हम बात करें तो क्या होगा, V इक्वल्स टू I होता है भाई, P, तो इसको P और यहाँ पे VS IS, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं VP अपॉन VS निकालूं तो VP अपॉन VS, तो यहाँ क्या मिल जाएगी आपको, IS अपॉन IP। ये हमें यहाँ पे कौन सी मिली, वो तो समीकरण 1 2, इसको अपन ने 3 बोल दिया, तो ये कौन सी हो गई आपकी 4। अब समीकरण 3 व 4 से हम क्या कह सकते हैं, इस समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं, बताऊं भाई मैं आपको, यहाँ पे लिख देते हैं अपन। देखो समीकरण 3 व 4 से, तो समीकरण 3 व 4 से देखो भाई, वहां पे आपका ये हो गया VP अपॉन VS, तो इसको लिखेंगे अपन VP अपॉन VS, और यहाँ भी क्या है अपना VP अपॉन VS। अब ये क्या होता है, NP अपॉन NS के इक्वल होता है, NP अपॉन NS, और यहाँ किसके इक्वल होता है, IS अपॉन IP, तो ये हो जाएगा IS अपॉन IP। यानी हमारे पास ये समीकरण मिल गई जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो समीकरण मिली हमें ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हमारे केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि VP ग्रेटर है किससे, VS से, इस कंडीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा NP भी ग्रेटर हो जाएगा किससे, NS से। इसका मतलब अगर ये स्थिति हम लागू करें, यानी NP को हम ग्रेड करें NS से,
तो हमारा वीपी भी ग्रेट हो जाएगा किससे, वीएस से। यानी अगर एनपी बड़ा होगा एनएस से तो हमारा विभव भी वीपी भी बड़ा हो जाएगा किससे, वीएस से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फेरे प्राथमिक कुंडली में ज्यादा होंगे और द्वितीय कुंडली में कम होंगे तो हमारी वोल्टता प्राथमिक कुंडली में ज्यादा होगी, द्वितीय कुंडली कम होगी, यानी कम हो जाएगी। यानी हम वोल्टता को कम कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हमारा ये है कि ये तो मान लीजिए मैंने कंडीशन लिखा, इफ मैंने आपसे कह दिया कि जो हमारा एनपी वो कम हो गया किससे, एनएस से। भाई एनपी को अपन ने कम रखा है किससे, एनएस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा जो आपका वीएस जो वीपी होगा वो भी कम हो जाएगा किससे, वीएस से। यानी ये बड़ी बात है कि अगर अपने को वोल्टेज बढ़ाना है तो अपने को सेकेंडरी फेरों में संख्या बढ़ानी पड़ेगी, फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और वोल्टेज को कम करना है तो हमें प्राइमरी सेक्शन के अंदर फेरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। देखो इन दोनों चीजों से वो स्टेप अप हमने पढ़ा था ना, अपचाई और उच्चाई, वो वाली कंडीशन यहाँ पे फिक्स हो गई। एक बात और है यहाँ पे कि अगर मैं आपसे कहूं कि यदि हमारे एनपी बड़े हैं किससे, एनएस से, एनपी बड़े हैं किससे, एनएस से। देखो एनपी हमने बड़ा कर दिया किससे, एनएस से, तो हमारा आईएस बड़ा हो जाएगा, आईएस बड़ा हो जाएगा किससे, आईपी से। इसका मतलब ये हुआ कि जब एनपी को बड़ा कर रहे हैं तो वीपी बड़ा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे करंट बड़ी हो रही है जबकि आईपी छोटी हो रही है। यानी वोल्टेज बढ़ाने पर उसी सेक्शन में करंट कम हो जाती है। देखो ना यार, अब इसमें देखो यहाँ वीपी बड़ा हुआ, एनपी बड़ा हुआ, एनपी बड़ा है ही तो क्या कौन बड़ा हुआ, आईएस। आईपी बड़ा होना चाहिए था लेकिन आईपी बड़ा नहीं हुआ, आईएस बड़ा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि फेरों की संख्या बढ़ाने पर वोल्टेज बढ़ जाती है, करंट कम हो जाती है, वोल्टेज बढ़ जाती है और करंट कम हो जाती है। ऐसे अपन यहां भी कह सकते हैं इस स्थिति में, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एनपी कम है एनएस से तो वीपी कम होगा, तो यहाँ पे जो आपका आईपी होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, आईएस से। देखो उल्टा हो गया ना, आपके वीपी तो कम हो रहा है लेकिन करंट वहां पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि जिसमें फेरे ज्यादा होते हैं उसमें वोल्टेज ज्यादा होती है लेकिन करंट कम होती है, और जिसमें फेरे कम होते हैं उसमें वोल्टेज कम होती है लेकिन करंट क्या हो जाती है, आपकी ज्यादा हो जाती है। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मर की संपूर्ण कार्यविधि हो गई, ठीक है। अब इसकी जो हानि के लिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हानि बता देंगे, इसमें कौन कौन सी हानि वाली है, हानि होने वाली है, उनको बहुत अच्छे से हमने आपके सामने रखेंगे। आप उनको अच्छे से याद रख पाओगे तो आप उसके लिए अगली वीडियोस देख लीजिएगा। धन्यवाद।